वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का। बीइंग बम्बई इसका टाइटल है। फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाला ले रहा हूँ, रीज़न इसका यही है, फर्स्ट वाले से बहुत अच्छा लिखा हुआ है सेकंड वाला, और आपको इसमें लर्निंग लेसन्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रामर वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा। फर्स्ट वाला वही था कोरोना की थर्ड वेव में क्या क्या होने वाला है, तो उसको अपन ने स्किप कर दिया। शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में पढ़ना है टॉपर्स की तरह। हर सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करूंगा, लेकिन साथ में आपको खास ध्यान देना है ग्रामर वोकैब और स्ट्रक्चर्स पे। आज की सारी ग्रामर सारी वोकैबुलरी पे बेस्ड ये क्विज है आपके सामने। 5 क्वेश्चंस हैं, आप इसको एक ट्राई दे लेना शुरू में। वीडियो के लास्ट में हर लड़के और लड़की के 5 में से 5 मार्क्स आने ही चाहिए। पूरे मन से देखो। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है बीइंग बम्बई। अब इस फ्रेज को देख करके आपको याद आ जाएगा वो सलमान खान वाला बीइंग ह्यूमन, है ना। दोनों का आपस में कनेक्शन भी है, ग्रामर के हिसाब से समझाता हूँ। बोमई एक आदमी का नाम है जो सीएम है कर्नाटका के, अभी भी बने येदियुरप्पा की जगह पे, और बीइंग एक पार्टिसिपल है। ये ऐसे बनता है सेंटेंस कुछ इस तरह से बीइंग के साथ। बीइंग अ रेसलर ही नोज हाउ टू फाइट। एक रेसलर होने के नाते, एक रेसलर क्या बोलते हैं हिंदी में, पहलवान होने के नाते उसको पता है कैसे फाइट करना है, हाउ टू फाइट। बीइंग अ पायलट ही हैज़ सीन द होल वर्ल्ड। एक पायलट होने के नाते वो पूरी दुनिया देख चुका है। तो बीइंग प्लस में नाउन जब भी आ जाए उसका मतलब है आप ऐसा होने के नाते ऐसा करते हो। रेसलर होने के नाते आपको लड़ना आता है, पायलट होने की वजह से आप दुनिया देख चुके हो। अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है, बस इसने आधा लिख के छोड़ दिया है। बम्बई होने के नाते, नया सीएम बनने के नाते बम्बई के सामने कितनी बड़ी चुनौतियाँ अब आने वाली हैं, वो आगे इसने लिखा नहीं है, अभी आगे आपको बता देगा, ठीक है ना। चलिए डिटेल में देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर दे देना फटाफट से। पूरे मन से बनाई हुई वर्कशॉप है ये। अगर आप आधा पौना घंटा स्पेंड करते हो ना, पूरे दिन की इंग्लिश की तैयारी आपकी इस क्लास से होती है। कह रहा द न्यू सीएम या चीफ मिनिस्टर विल हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कह रहा है जो नया सीएम आया है जिसका नाम है बम्बई, ये जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनको हैज़ टू किसी काम को करना ही पड़ेगा। अब देखो विल लगा है ना, तो फ्यूचर में इनको इस काम को करना ही पड़ेगा। और क्या काम? स्ट्राइक अ बैलेंस करना, संतुलन को बनाना। और किसके बीच में? कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच में, अलग अलग तरह के आपस में कॉन्फ्लिक्ट वाले इंटरेस्ट के बीच में। तो पार्टी के अंदर कई तरह के लोग हैं और कई तरह की चीज़ों को वो चाहते हैं। अब ये नया सीएम जो बम्बई साहब बन के आए हैं, इनको पार्टी में स्ट्राइक बैलेंस करना है। येदियुरप्पा के सपोर्टर्स और उसके अपोजर्स दोनों के बीच में हार्मनी को लेकर के आना है। समझ गए? पूरी कहानी मैं आपको भी समझा दूंगा डिटेल में, अभी अपने इसको खाली ट्रांसलेट कर रहे हैं। समरी के वक्त आप समझोगे पूरी कहानी क्या है। सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं चीफ मिनिस्टर, सेंटेंस की वर्ब है विल हैव टू। दिमाग में आपके सवाल आना चाहिए हाथों हाथ, सर चीफ मिनिस्टर के लिए हैज़ क्यों नहीं आया? इसका जवाब बड़ा आसान सा है, हैज़ आ जाता मेरे भाई अगर बीच में विल ना रखा होता तो। विल, कुड, वुड, शुड, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं 13 हैं, इन सब के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म आती है। हैव फैमिली की वर्ब की बेस फॉर्म है हैव। हैज़ और हैड कभी भी किसी भी मॉडल के बाद में नहीं आ सकते। तो सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है इस हैव का, विल से कनेक्शन है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो, अपोजिंग हो, क्लैशिंग हो, एक दूसरे से भिड़ रहे हो, एक दूसरे का जो है विरोध कर रहे हो। चलिए अब मैं फटाफट से आपको ले चलता हूँ आज की वोकैबुलरी पे। इस आर्टिकल में जितने भी एडवांस वर्ड यूज हुए हैं उनको मैं अलग से आपको डिटेल में लेके समझा देता हूँ, ठीक है। आज के 4 ही वर्ड्स हैं हमारे पास वोकैबुलरी के मोटे मोटे, स्क्रूपल, स्टेडफास्ट, स्वे और एलिनेट। और मानने की बात है चारों वर्ड्स ही बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत बार इनको एग्जाम में आपने देखा होगा, है ना। अच्छे वर्ड्स हैं ये। स्क्रूपल का मतलब होता है अंतरात्मा, वो चीज़ जो आपको गलत काम करने से रोके, आपका कोई मॉरल हो, प्रिंसिपल हो, नैतिकता हो, नियम हो, कायदा हो, वो कहलाता है आपका स्क्रूपल। इसके ऊपर एक और वर्ड बनता है इसी के ऊपर, अनस्क्रूपलस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले स्क्रूपल को समझ लो, ठीक है। देखिए स्क्रूपल हो गया अंतरात्मा, जैसे सेंटेंस बना हुआ है, द शॉपकीपर हैड नो स्क्रूपल्स अबाउट सेलिंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स इवन टू हिज कस्टमर्स। शॉपकीपर के पास कोई स्क्रूपल्स नहीं थे, शॉपकीपर के पास कोई अंतरात्मा नहीं थी, और किस बारे में? बेचने के बारे में, खराब प्रोडक्ट्स को, यहाँ तक कि उसके रेगुलर कस्टमर्स को, यहाँ रेगुलर लगा लेना, ठीक है ना। अपने रेगुलर कस्टमर को भी वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट बेच देता था, उसके अंदर कोई अंतरात्मा नहीं थी। समझ गए?
इसको आप कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, आपका अंतरात्मा के लिए वर्ड होता है कॉन्शियस। प्रिंसिपल बोल दो इसको, प्रिंसिपल बोल दो, ठीक है। एथिक्स बोल दो, एथिक्स बोल दो, मॉरल्स बोल दो, सब इसके सिनोनिमस स्क्रूपल्स के, ठीक है। मॉरल्स, इसी से एक वर्ड बनता है स्क्रूपलस। हर वो आदमी स्क्रूपलस है जिसके पास एक अंतरात्मा है जो गलत काम करने से पहले 2 बार सोचता है। और इसका उल्टा कौन है? अनस्क्रूपलस, पापी, जो गलत काम करने से पहले सोचे ही नहीं, बस करना है तो करना है और आंख मूंद करके किसी भी गलत काम को कर आऊँगा। अनस्क्रूपलस टाइप का वो पर्सन होता है, ठीक है ना। चलिए 2-3 वर्ड्स एक साथ बन जाएंगे स्क्रूपल से ही, इस अन को मैं निकाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ अपने। स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट वो होता है जो बड़ा हठी हो, जो बड़ा स्टबर्न हो, जिद्दी हो, किसी चीज़ पे अड़ गया तो अड़ गया, किसी के साथ लग गया तो लग गया, किसी के लिए लॉयल हो गया तो लॉयल हो गया, और किसी का दुश्मन हो गया तो दुश्मन हो गया। समझ गए? द अक्यूज्ड किलर रिमेन्ड स्टेडफास्ट इन हिज बिलीफ दैट ही हैड डन द राइट थिंग टू किल अ क्रिमिनल। जो अक्यूज्ड किलर था, जो अभियुक्त हत्यारा था, वो इस बात पे अड़ा हुआ था, स्टेडफास्ट था, इस बिलीफ में, इस विश्वास में, इस यकीन में कि उसने सही काम किया था एक क्रिमिनल को मार करके। कोर्ट में वो यही कह रहा था कि मैंने तो मारा एक क्रिमिनल को, जिसको आपको मारना चाहिए था मैंने मारा है, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। समझ गए ना? स्टेडफास्ट। इसको आप अनयील्डिंग बोल दें, अनफ्लिंचिंग बोल दें, स्टॉन्च बोल दें, ये सब स्टेडफास्ट के सिनोनिम है जिद्दी आदमी के। स्टेडफास्टनेस मतलब आपकी जिद, स्टबर्ननेस भी बोल सकते हैं इसको, ये इसकी नाउन फॉर्म है। सेंटेंसेज है ना, मैं खुद बनाता हूँ, ज़्यादातर खुद इसलिए बनाता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, है ना। थोड़े लंबे हो जाते हैं लेकिन रिलेटेबल सेंटेंस हो, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। आज का अगला वर्ड है स्वे। स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। द रूलिंग पार्टी हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू स्वे द यंग वोटर्स। रूलिंग पार्टी ने लॉन्च कर दिया है कैंपेन को ताकि यंग वोटर्स को वो स्वे कर पाए, यंग वोटर्स को वो इन्फ्लुएंस कर पाए, जो यंग वोटर्स हैं उसको वोट दें, है ना। स्वे करना मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना। इसको आप अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, डोमिनेशन भी बोल सकते हैं। स्वे एक नाउन भी है, स्वे एक वर्ब भी है। आपके प्रभाव को भी स्वे कहते हैं और किसी को प्रभावित करने की क्रिया को भी स्वे कहते हैं। नाउन और वर्ब एक ही फॉर्म है। लास्ट वर्ड है अपना एलिनेट। ये वर्ड बना है एलियन से। एलियन वो और आदमी है जो आपका नहीं है, जो पराया है, जो धरती का नहीं है, वो एलियन है। कोई बाहर से विदेशी हमारे देश में आता है, टेक्निकली वो भी एलियन होता है। तो एलियन मतलब स्ट्रेंजर। अगर आप एलिनेट नाम की वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है किसी को आप अपना दुश्मन बना रहे हैं। आज तक आपका दोस्त था लेकिन आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, आज से वो आपके लिए एलियन है, आपके लिए जो पराया हो गया, है ना। एलिनेट करना मतलब अपनों को पराया करना। डिसएग्रीमेंट्स कैन एलिनेट टीनेजर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो बहसें हैं, वो टीनेजर्स को अपनी फैमिली से एलिनेट कर सकती हैं, पराया कर सकती हैं। उनको लगता है ये मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया था, यही मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, मेरी बात तो मानते ही नहीं, है ना। चलो, एलिनेट का एक सिनोनिम होता है स्ट्रेंज। किसी को स्ट्रेंजर बनाना या एलिनेट करना एक ही बात है। स्ट्रेंज और एलिनेशन एक ही बात है। इसका एंटोनिम होता है स्पाउस। स्पाउस मतलब आपका बेटर हाफ, आपकी बीवी या आपका हस्बैंड जिससे आप शादी करते हो। अगर स्पाउस कर रहे हो तो किसी पराये को अपना बना रहे हो, इसलिए स्पाउस इसका एंटोनिम है। एलिनेशन एक नाउन फॉर्म होती है एलिनेट वर्ब की। चलिए 4 ही वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, रिपीट करते रहना। मुझे तो आते हैं, ये मैं इतना बोला हूँ ना तुम्हें याद करवाने के लिए, तो आपको थोड़ा इन पर रिविजन करना पड़ेगा, है ना। आपको भी तो सीखना है। समरी में आपको दे देता हूँ फटाफट से, बड़ी सीधी सी समरी है। येदुरप्पा जी को कर्नाटका में बीजेपी ने हटा दिया है सीएम की पोस्ट से और बोम्मई नाम के आदमी को सीएम बनाया है। ये बोम्मई लिंगायत कम्युनिटी का है, जिस कम्युनिटी से येदुरप्पा आते हैं। और लिंगायत कम्युनिटी जो है कर्नाटका में बहुत प्रभावी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही पैसे वाली भी है। अब हुआ क्या, हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि पहली चीज़ तो बोम्मई जो है येदुरप्पा का ही राइट हैंड है। जानबूझ करके इन्हीं को बनाया गया ताकि येदुरप्पा को बहुत नाराज़ ना किया जाए। उनको कुर्सी से तो हटाया, लेकिन ऐसा नहीं है उनका कोई दुश्मन जो है वहाँ बिठा दिया, उनका राइट हैंड ही कुर्सी पे बिठाया। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, कह रहा है बोम्मई बड़े समझदार इंसान है, बड़े सुलझे हुए आदमी है। येदुरप्पा से बिल्कुल उल्टा। येदुरप्पा थोड़े से मतलब बिना स्क्रूपलस वाले पर्सन है, बिना मॉरल्स वाले पर्सन है, कुछ भी कर देते हैं वो पावर के लिए। कह रहा पर बोम्मई ऐसा नहीं है और इसने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पार्टी में हार्मनी को बनाए रखा है। लेकिन आने वाले टाइम में इसके पास बड़ा चैलेंज होगा, पार्टी में येदुरप्पा के सपोर्टर्स और अपोजर्स दोनों को एक साथ रखना, स्ट्राइक अ बैलेंस करना, ये इसकी चुनौती होगी। बस यही आज इसकी समरी है, पॉलिटिकल कमेंट्री है, थोड़ा सा एडवाइस कर रहा है। तो येदुरप्पा बोम्मई जी के लिए एडवाइजिंग टोन भी आप कह सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ पॉलिटिकल कमेंट्री। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। उससे पहले ऐड करूंगा एक छोटी सी चीज़।
आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए, कह रहा द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्माई हैज़ टू reconcile several conflicting factors while appointing his council of ministers। कह रहे जो नए सीएम है कर्नाटका के, जिनका नाम है ये बसवराज बोम्माई, इनको करना ही पड़ा हैज़ टू, या इनको करना पड़ा है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं आपके कंपल्शन को, आपकी मजबूरी को। तो इनकी मजबूरी रही है रेकनसाइल करने की, अग्रीमेंट लाने की। रेकनसाइल का मतलब होता है सुलटारा करना, झगड़ों को सुलझाना। तो झगड़ों को सुलझाना ही पड़ा, और किस चीज़ के बीच में? बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स के बीच में, बहुत सारे एक दूसरे के खिलाफ चीज़ों के बीच में। और एक काम कब किया इन्होंने? अपॉइंट करते हुए अपने मंत्रिमंडल को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। समझ के ना? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हुए इनको कई झगड़ों को सुलझाना पड़ा, रेकनसाइल करना पड़ा। मिनिस्टर की वर्ब है हैज़ टू, अपॉइंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब मिनिस्टर को इस काम को करना पड़ रहा था उसी वक्त वो अपॉइंट भी कर रहे थे अपने मंत्रिमंडल को। दो काम एक साथ होते हैं, पहले काम को बना दो मेन वर्ब, दूसरे काम को बना दो वर्ब के आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। कभी कभी इसके आगे वाइल आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पे कोमा लगा के आप छोड़ दें, वाइल को निकाल दें, ठीक है ना। अब आओ इस रेकनसाइल नाम के वर्ड पे। देखो, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट लाना, मेक पीस करना, आपस में जो उलझती हुई पार्टियों को सुलझाना, दोनों तरफ में शांति कायम करना। जैसे द यूएस इज ट्राइंग टू रेकनसाइल द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान हाई कमांड। यूएस ट्राई कर रही है कि शांति स्थापित करे, रेकनसाइल करे, और किस किस के बीच में? अफगान सरकार और तालिबान की हाई कमांड के बीच में। रेकनसाइल का मतलब होता है फिर से दोस्ती करवा देना, अग्रीमेंट करवा देना, इन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती करवाने की कोशिश कर रही है। अब देखो, इसका एक और मीनिंग भी होता है रेकनसाइल का, अकाउंटिंग की बुक्स में हिसाब को मिलाना। द अकाउंटेंट इज नॉट एबल टू रेकनसाइल द अकाउंट्स एंड इज कंप्लेनिंग ऑफ ए फ्रॉड। अकाउंटेंट एबल नहीं है, अकाउंटेंट सक्षम नहीं है अकाउंट्स को रेकनसाइल करवाने में, अकाउंट्स को मिलाने में, और कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है एक फ्रॉड की। अकाउंटेंट का कहना है कि एक फ्रॉड हुआ है, अकाउंट्स को मैं मिला नहीं पा रहा हूं। समझ गए ना? तो यहां पे भी आप रेकनसाइल ही करते हो, आपको डेबिट्स और क्रेडिट्स को आपस में मिलाना है, ब्रिंग करना है एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। तो इस वर्ड के दोनों ही मीनिंग है, याद रखना, मित्रता करवाना और अकाउंटिंग की किताबों को मिलाना, है ना, रेकनसाइल। बढ़े आगे। कह रहा है हिज प्रेडिसेसर द BS येदुरप्पा was ejected by the BJP high command that wants a new start in the state। अब बता रहे हैं बम्बई साहब आए कहाँ से। कह रहे हैं इनके जो पूर्वज थे, इनके जो प्रेडिसेसर थे, इनके जो पहले वाले थे, जिनका नाम है मिस्टर येदुरप्पा, इनको इजेक्ट किया गया, इनको फोर्सफुली बाहर निकाला गया, फोर्स आउट किया गया। और किसके द्वारा? बीजेपी नाम की पार्टी के द्वारा, इसकी हाई कमांड के द्वारा। और इसकी वो हाई कमांड जो चाहती है, दैट वांट्स, और किसको? एक नई शुरुआत को स्टेट के अंदर। तो बीजेपी ने क्या किया? इनको चाय में से मक्खी की तरह निकाल दिया। वास्तव में ऐसा ही हुआ है, आप पूरी न्यूज़ पढ़ोगे तो, है ना। इसी आदमी ने बीजेपी की सरकार बनवाई थी और इसी आदमी को बीजेपी ने हटा दिया वहाँ से। रीज़न बताएगा आगे, बहुत सारे रीजंस हैं। प्रेडिसेसर की वर्ब है वॉज इजेक्टेड, पैसिव वॉइस का आपका टेंस है यहाँ पे, है ना, पैसिव वॉइस है यहाँ। और दैट की वर्ब है वांट्स। हाई कमांड के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमेशा द लगाएं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आगे हमेशा आपको द लगाना होता है। प्रेडिसेसर मतलब आपके पहले वाला, जो आपसे पहले रहा हो, कुर्सी पे बैठा हो। आपके बाद वाले को बोलते हैं सक्सेसर। प्रेडिसेसर, सक्सेसर एक दूसरे के एंटोनिम है। कह रहे द न्यू CM इज सीन एज अलाइन टू मिस्टर येदुरप्पा एंड बोथ बिलोंग टू द लिंगायत कम्युनिटी दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकली एंड इकोनॉमिकली। कह रहा नए CM साहब जो हैं, वो जो हैं येदुरप्पा बम्माई साहब, कह रहे वो देखे जाते हैं अलाइन टू, वो देखे जाते हैं बिल्कुल जुड़े हुए, इन लाइन विद, बिल्कुल दोस्ती में, और किसके साथ? मिस्टर येदुरप्पा के साथ। और कह रहे दोनों ही लोग बिलोंग करते हैं, आते हैं लिंगायत कम्युनिटी से, जो कि स्ट्रॉन्ग है। और कैसे स्ट्रॉन्ग है? ना केवल नंबर्स में, ना केवल आंकड़ों में, संख्या में, बल्कि इकोनॉमिकली, पैसे के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग है।
तो कर्नाटका की सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है लिंगायत्स, उन्हीं से दोनों जाते हैं, येदुरप्पा भी और बम्मई भी, और येदुरप्पा के राइट हैंड की तरह है बम्मई, ऐसा आप समझ गए। सीएम की वर्ब है इज सीन पैसिव वॉइस में, दैट बोथ की वर्ब है बिलोंग, दैट की वर्ब इज, दैट आया लिंगायत कम्युनिटी के लिए, वो वाली कम्युनिटी जो ऐसा देखी जाती है। न्यूमेरिकली मतलब न्यूमेरिक्स के हिसाब से, संख्याओं के हिसाब से इस कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर, तो न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग है। अलाइन टू मतलब इन लाइन विद, किसी के साथ मिला हुआ, किसी के साथ हाथ में हाथ मिलाया हुआ, अलाइन टू। बढ़े आगे, कह रहा है मिस्टर येदुरप्पाज हेड ए might be behind him but he continues to hold significant sway among voters। कह रहे येदुरप्पा साहब का जो जेनिथ है, जो हेड है, जो पिनेकल है, जो प्राइम है, समझ गए ना, जो उनका वक्त है, कह रहा है वो हो सकता है माइट भी बिहाइंड, पीछे हो सकता है उनका वक्त चला गया हो, हेड है निकल गया हो। कह रहा लेकिन वो कंटिन्यू है, जारी है, अभी भी होल्ड करना, पकड़े रखना बहुत ही ज़्यादा स्वे को, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को वोटर्स के बीच में। तो इनके अच्छे दिन तो चले गए, सीएम तो अब रहे नहीं, हेड है तो इनके बिहाइंड है, लेकिन आज भी वोटर्स में इनकी बड़ी सुनवाई है, बहुत सारा सिग्निफिकेंस, स्वे ये रखते आए हैं, समझ गए। हेड ए की वर्ब है माइट बी, हेड ए मैंने आपको बता दिया, जेनिथ पिनेकल, जब आप अपनी फुल फॉर्म में होते हो वो कहलाता है आपका हेड ए, है ना, आपका प्राइम। ही की वर्ब है कंटिन्यूस, स्वे का मतलब भी आप जानते हैं इन्फ्लुएंस, डोमिनेशन, आपका प्रभाव। स्वे एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। बढ़े आगे, सिंपल सेंटेंसेस हैं। कह रहा है गिवन द सर्कमस्टेंस द चैलेंज बिफोर मिस्टर बोमाई इज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द इम्पेरेटिव्स ऑफ चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी। अब बता रहे बोमाई साहब के सामने येदुरप्पा के बाद जो आए हैं क्या क्या चुनौतियां हैं। कह रहा देखते हुए सर्कमस्टेंस को, देखते हुए हालात को, सर्कमस्टेंस मतलब सिचुएशन या हालात, जो चैलेंज है, जो चुनौती है मिस्टर बोमाई के सामने, वो है स्ट्राइक करने की एक बैलेंस को, वो है एक संतुलन को बनाने की। और किसके बीच में, इम्पेरेटिव्स के बीच में, एक है चेंज का, एक कंटिन्यूटी का। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आपकी नेसेसरी और मोरल ड्यूटी, तो इनकी दो ड्यूटीज हैं, पहली ड्यूटी है चेंज लाना और दूसरी ड्यूटी है सरकार को बनाए रखना, कंटिन्यूटी रखना। तो बदलाव भी करना और सरकार भी बनाए रखनी है, दोनों ही फर्जों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, दोनों ही कर्तव्यों के बीच में इनको बैलेंस बनाना पड़ेगा, यही है इनका चैलेंज, समझ गए। 100% अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए हर सेंटेंस में। चैलेंज की वर्ब है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इंपेरेटिव मैंने आपको बता दिया, नेसेसरी ड्यूटी। एक आगे वर्ड आएगा प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है आपका अधिकार, स्पेशल राइट्स, स्पेशल राइट्स। अगर एक एस्पेक्ट में देखो तो इंपेरेटिव और प्रेरोगेटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंपेरेटिव का मतलब है आपका कर्तव्य, आपका फर्ज। प्रेरोगेटिव का मतलब है आपके अधिकार, आपके राइट्स, है ना। आपके राइट्स और आपके कर्तव्य एक दूसरे के ऑपोजिट ही हैं, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों वर्ड्स में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, दोनों अच्छे टाइप के वर्ड्स है ना, ध्यान रखना। आगे कह रहा है मिस्टर येदुरप्पा हैड लिटिल मॉरल स्क्रूपल्स इन परसुइंग पॉलिटिकल पावर एंड द बीजेपी रोड ऑन हिज शोल्डर्स अंटिल रिसेंटली। अब ये बड़ाई कर रहा है येदुरप्पा साहब की, बता रहा है इनके पुराने जो भी इन्होंने काम किए हैं। कह रहा है येदुरप्पा साहब के पास था ना के बराबर नैतिक स्क्रूपल्स मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल्स, अंतरात्मा। तो इनकी ना के बराबर अंतरात्मा हुई करती थी येदुरप्पा जी की, और किस काम में, परस्यू करने में, पीछा करने में, हासिल करने में पॉलिटिकल पावर को। तो ये कुछ भी नहीं सोचते थे जब इनको पावर दिखती थी, येदुरप्पा का ऐसा इस तरह का नेचर था। और जो बीजेपी पार्टी है ना, ये राइड करके गई है, रोड की है, सेकंड फॉर्म वर्ब की, राइड की रोड, इन्हीं के कंधों पे हाल में अभी तक इंटिल रिसेंटली। तो येदुरप्पा इस तरह के आदमी हैं जिनका अंतरात्मा थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन बीजेपी इन्हीं के कंधे पे सवार होकर के आज कर्नाटक में सरकार बना के बैठी है, समझ गए। येदुरप्पा की वर्ब हैड, बीजेपी की वर्ब रोड, द लगाना है, पॉलिटिकल पार्टी है। राइड ऑन समवन शोल्डर्स का मतलब है किसी कंधे पे सवार होना। स्क्रूपलस मैंने आपको बता दिया, आपका एथिकल हेजिटेशन, आपका कॉन्शियंस, आपकी अंतरात्मा। स्क्रूपलस से ही वर्ड बनता है स्क्रूपलस, जो मॉरल पर्सन हो, जो जिसकी अंतरात्मा जिंदा हो। और अनस्क्रूपलस मतलब जिसकी अंतरात्मा मर चुकी हो, घोर पापी। परस्यू करना, किसी का पीछा करना, चेज करना, हंट करना, हासिल करने की या पाने की कोशिश करना। बढ़े आगे, लिटिल जब भी अ या द के बिना आ जाए इसका मतलब है ना के बराबर। लिटिल का मतलब है ना के बराबर स्क्रूपलस थे। अगर अ लिटिल लिखा होता तो मतलब पॉजिटिवली थोड़े स्क्रूपलस उनके पास थे, है ना।
कह रहा बट द बैगेज दैट केम विद इट हैज़ बिन हैवी। कह रहा लेकिन इस पूरी घटना के साथ में बीजेपी का इसके कंधे पे सवार होने का काम, कह रहा इसके साथ में जो बैगेज आया ना, जो इसका भार आया, दैट केम विद इट, जो इस घटना के साथ आया वो रहा है बहुत ही हैवी। बीजेपी को बहुत ही बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है येदुरप्पा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए। अब बताएगा आगे कैसे, समझ गए। बैगेज की वर्ब है हैज़ बीन, दैट की वर्ब है केम, बैगेज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है दैट नाम का, ठीक है। कह रहा ही मास्टरमाइंडेड लार्ज स्केल डिफेक्शंस फ्रॉम द कांग्रेस एंड द जेडीएस जनता दल टू एग्रीगेट एज असेंबली मेजोरिटी फॉर द भारतीय जनता पार्टी दैट इट हैड नॉट वन इन द इलेक्शन। अब देखो येदुरप्पा ने किया क्या था, इन्होंने मास्टरमाइंड किया। ये जो है समझ गए ना, मास्टरमाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ की पूरी जो है रचना करना, डिज़ाइन करना। यही मास्टरमाइंड थे, डिज़ाइनर थे। और किस काम के, बहुत बड़े स्केल पे डिफेक्शंस के। डिफेक्शन होते हैं दल बदल, एक पार्टी से जीते हो दूसरी पार्टी में चले गए हो क्योंकि दूसरी पार्टी वालों ने तुम्हें खरीद लिया, है ना। जब आप टर्न कोट हो जाते हो, बागी हो जाते हो, तब आप डिफेक्टर हो जाते हो। तो कह रहे इन्होंने बड़े स्केल पे बागी पने को अंजाम दिया। और कहाँ से, कांग्रेस और जेडीएस नाम की पार्टियों से। अच्छा क्यों किया, ताकि एग्रीगेट कर पाएँ, इकट्ठा कर पाएँ, कंसोलिडेट कर पाएँ असेंबली में एक मेजोरिटी को, विधानसभा में एक मेजोरिटी को। और किसके लिए, बीजेपी पार्टी के लिए। और कौन सी मेजोरिटी है, दैट इट हैड नॉट वन इन द इलेक्शन, जो इसने इलेक्शन में नहीं जीती थी बीजेपी नाम की पार्टी ने। समझ गए ना। तो इसने ऐसे सरकार बनवाई है बीजेपी की, कांग्रेस और जेडीएस वालों को अपने पास खींचा, उनकी सरकार गिराई और बीजेपी की सरकार बनवा दी। ऐसा काम करके बैठे हैं। अब आओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। ही की वर्ब है मास्टरमाइंडेड, इट की वर्ब है हैड नॉट वन, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, मेजॉरिटी के लिए आया, बीजेपी के लिए नहीं आया ऑफ कोर्स, क्योंकि बीजेपी एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के लिए हमेशा विच आता है, दैट कभी भी आप नहीं लगाओगे। जो यूनिक है सब जानते हैं, ताजमहल है, बीजेपी पार्टी है, बराक ओबामा है, नरेंद्र मोदी है। ऐसे प्रॉपर नाउन्स के लिए कभी भी दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। डिफेक्शंस मैंने आपको बता दिया, दल बदल, इसको डिसर्शन, अबैंडनमेंट भी बोलते हैं। हाँ, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, कंसोलिडेट करना। बढ़े आगे। कह रहा एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन शैडोड हिज टेन्योर। कह रहा जो एलिगेशंस है, आरोप हैं, एक तो भाई भतीजावाद के, फेवरेटिज्म के, नेपोटिज्म के, और दूसरे करप्शन के। कह रहा इन्होंने शैडो कर दिया, इन्होंने परछाई बन गए उसके टेन्योर के, उसके कार्यकाल के। तो येदुरप्पा के कार्यकाल में अक्सर इनके ऊपर भाई भतीजावाद और करप्शन के इल्ज़ाम जो है लगते आए हैं। बड़े आगे, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। ये वर्ड देख लेना, नेपोटिज्म वन वर्ड है भाई भतीजावाद के लिए, नेपोटिज्म। कह रहा द स्टेडफास्ट सपोर्ट दैट ही एंजॉयड अमंग द लिंगायट्स who remain the backbone of the BJP's social base in Karnataka was intimidating for the party central leadership। अब बताया येदुरप्पा की टिकट क्यों कटी, अब उसका रीज़न बता रहा है साफ साफ। कह रहा है जो स्टेडफास्ट सपोर्ट है ना, जो बहुत ही हठी, बहुत ही अनशेकेबल, बहुत ही स्टबन, बहुत ही जिद्दी जो सपोर्ट है, जिसको येदुरप्पा इंजॉय करते थे। और किनके बीच में, लिंगायत लोगों के बीच में। और कौन लिंगायत हैं, ये वो लिंगायत हैं जो बने हुए हैं आज भी रीढ़ की हड्डी भारतीय जनता पार्टी के सोशल बेस की, सामाजिक ढांचे की कर्नाटका में। कह रहे ये जो सपोर्ट था ना इस टाइप का, जो इसको मिलता था येदुरप्पा को, कह रहे ये सपोर्ट था बड़ा ही इंटिमिडेटिंग, बहुत ही डराने वाला, बहुत ही फ्राइटन करने वाला। और किसके लिए, पार्टी की आला कमान के लिए, सेंट्रल लीडरशिप के लिए। तो दिल्ली में बैठी हुई जो पार्टी की आला कमान है, उसको डर लगता था कि येदुरप्पा तो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कर्नाटका में, इसी के हाथ जो है हमारे सितारे हैं पूरी स्टेट के अंदर, इसीलिए इसको सीएम की कुर्सी से हटाया भी गया। समझ गए ना। सपोर्ट की वर्ब है वॉज, ही की वर्ब है एंजॉयड, हु की वर्ब है रिमेन, हु आया लिंगायत्स के लिए, और दैट आया यहाँ पे सपोर्ट के लिए, दैट ही एंजॉयड, सपोर्ट जो वो लेता था। और इसमें कुछ देखने वाला है, इंटिमिडेटिंग मतलब जो इंटिमिडेट करे, आपको फ्राइटन करे, टेरिफाई करे, डराए। स्टेडफास्ट वर्ड आप देख चुके हैं, हठी को, जिद्दी को बोलते हैं, स्टबन को बोलते हैं जो है स्टेडफास्ट। बड़े आगे। एंड व्हेन इट फाइनली मैनेज टू इफेक्ट अ चेंज इट एंश्योर्ड दैट द बैटन वाज हैंडेड ओवर टू हिज नॉमिनी एंड नॉट टू एनी ऑफ हिज मैनी डिट्रैक्टर्स इन द पार्टी। अब बता रहा है बीजेपी ने कैसे इससे पूरा रिश्ता नहीं तोड़ा। सीएम तो हटा दिया लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ा। कैसे, कह रहे जब फाइनली इसने मैनेज किया एक चेंज को इफेक्ट करने में, एक बदलाव को लाने में। इट कौन है यहाँ पे, इट बात कर रहा है बीजेपी की। कह रहा आखिरकार जब बीजेपी को मौका मिला चौका मारने का,
बदलाव को लाने का इस बीजेपी ने इंश्योर किया कि जो बेटन है, जो पार्टी की कमांड है, जो मशाल है पार्टी की, है ना, वो हैंड ओवर हो, वो स्थानांतरित हो, वो ट्रांसफ़र हो उसके नॉमिनी को ही, जिसका ये नाम ले येदुरप्पा, और ना हो ऐसे किसी भी उसके डिफेक्टर्स की तरफ, डिट्रैक्टर की तरफ पार्टी के अंदर। डिट्रैक्टर वो लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपके क्रिटिक होते हैं, आपके डिफेमर होते हैं, आपकी बुराई करते हैं। तो बीजेपी ने हटाया जरूर, लेकिन हटा करके बनाया इसी के आदमी को सीएम, इसके किसी भी दुश्मन को जो पार्टी में बैठा था सीएम की पोस्ट पे नहीं बिठाया। समझ गए ना? तो ये चल रही है पूरी पॉलिटिक्स, ऐसे ऐसे हो रहा है अपने देश में। इट की वर्ब है मैनेज्ड, इस इट की वर्ब है इंश्योर्ड, बेटन की वर्ब है वॉज हैंडेड ओवर। हैंड ओवर करना मतलब आगे ट्रांसफ़र करना है ना, थमा देना। बेटन का मतलब होता है वो वाली स्टिक जो कमांड करेगी। बेटन एक्चुअल में एक लकड़ी को बोला जाता है, जिस लकड़ी से जब आप जो है किसी भेड़ों वेड़ों के ग्रुप की जो कमांड करते हो ना, वो बेटन होती है। तो उसी बेटन से हमने कमांड नाम का वर्ड बना लिया। अगर आप बेटन को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो मतलब आप जो है जो आला कमान जो है किसी के हाथ में दे रहे हो। इसको कजल भी बोलते हैं, है ना, बेटन को। चलिए आगे बढ़े। सिंपल सेंटेंसेज है। डिट्रैक्टर मैंने आपको बता दिया, आपका दुश्मन, आपकी बुराई करने वाला। कह रहा मिस्टर बोमाई हैज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द लिंगायत्स दैट ही इज़ वन अमंग देम while trying to reach out to other communities and expand the party's base। अब देखो ऊपर बात हुई थी येदुरप्पा की, अब बात होगी बोमाई की। इस आदमी का कैरेक्टर बताएंगे और इसका फ्यूचर बताएंगे। कह रहा है बोमाई साहब को हैज़ टू करना ही पड़ेगा। और किस काम को करना पड़ेगा भाई? इस काम को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। किन लोगों को? इन लिंगायत लोगों को। और क्या दिखाना पड़ेगा? दैट वो ये कि उन्हीं में से वो एक है। येदुरप्पा चला गया, लेकिन मैं भी एक लिंगायत ही हूँ, ऐसा बोमाई साहब को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपने ही समाज को। अच्छा, एक काम कब करना पड़ेगा उनको? जब वो ट्राइंग टू कर रहे हो रीच आउट टू करने की, पहुँचने की दूसरी कम्युनिटीज़ तक, अप्रोच करने की दूसरे समुदायों को, और एक्सपैंड करने की पार्टी के बेस को, पार्टी के आधार को और बड़ा करने की। तो पहले तो लिंगायत लोगों से दोस्ती बनाए रखनी है ना, और साथ ही साथ पार्टी का बेस बड़ा करना है, दूसरी जातियों को भी वहाँ पे लुभा करके पार्टी में सपोर्ट में लाना है। तो ये इनका चैलेंज है। समझ गए? बोमाई की वर्ब है हैज़ टू, ही की वर्ब है हैज़। ट्राइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इस काम को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो उन्हीं में से एक है, उसी वक्त जब वो ट्राई भी कर रहे होंगे, है ना, दूसरी कम्युनिटी से अप्रोच करने की, रीच आउट टू करने की। रीच आउट टू करना होता है किसी को अप्रोच करना, किसी से जाकर के बातचीत करना, है ना, किसी के पास जाना। बढ़े आगे। कह रहा है ही हैज़ टू बैलेंस वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स विद इन द लिंगायत्स। अब लिंगायत में भी उसके पास एक चैलेंज है। लिंगायत कम्युनिटी के अंदर भी उसको बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स को बैलेंस करना है। कुछ लोग येदुरप्पा के समर्थक हैं लिंगायत, कुछ उसके दुश्मन हैं। इन सब के बीच में एक संतुलन को बनाना पड़ेगा। ही की वर्ब है हैज़ टू। अब और क्या करना पड़ेगा? ही हैज़ टू शेक ऑफ द डिब्री ऑफ द पास्ट विदाउट अर्निंग द wrath ऑफ मिस्टर येदुरप्पा। अब इनको एक और काम करना है, इनको पास्ट की डिब्री को पीछे शेक ऑफ करना है। देखो, डिब्री का मतलब होता है मलबा, शेक ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, पास्ट मतलब भूतकाल। इस आदमी को पास्ट के मलबे से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इस आदमी को, येदुरप्पा को कुर्सी से हटाने का जो पास्ट है, इस पास्ट को बुलाना पड़ेगा। और कैसे? बिना अर्न किए, बिना कमाए गुस्से को, रैथ को, एंगर को मिस्टर येदुरप्पा के। तो येदुरप्पा के ईगो को तो चोट लगी है ना, लेकिन इसको मैनेज करना है कैसे भी करके। येदुरप्पा इसका दुश्मन ना बने, पास्ट के मलबे को ये शेक ऑफ कर दें और दोनों आदमी आगे बढ़ जाएं। इसके सामने ये भी चैलेंज है। समझ गए? ही की वर्ब है हैज़ टू। शेक ऑफ करना मतलब पीछा छुड़ाना। गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, लीव बिहाइंड, गेट अवे विद, सब शेक ऑफ के सिनोनिम है। ध्यान क्या रखना है? गेट रिड ऑफ और डिस्पोज ऑफ के बाद में डबल ऑफ मत लगाया ना। पेपर में ऐसे मिलेगा, गेट रिड ऑफ, ये ऑफ गलत है, यहाँ पे सिंगल आता है। डिस्पोज के बाद में भी सिंगल आता है। ये शेक ऑफ, ये अलग वर्ड है ना, इसमें डबल ऑफ आता है। बढ़े आगे। डिब्री का मतलब होता है मलबा, इसके पीछे एस साइलेंट है, इसको डिब्रीस ना बोलें, ये होता है डिब्री, मलबा, रैकेश, जंक, रबल। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरी, रेज। अगर आप किसी की रैथ को ऑन कर रहे हैं, उस आदमी को अपने लिए गुस्सा दिलवा रहे हैं। कह रहा है ही हैज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट अ कैपेसिटी टू गवर्न better than his predecessor, but keep various factions and interest groups that held sway during the previous regime happy। अब एक और काम करना है इनको दिखाना पड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपनी उस क्षमता को, कैपेसिटी को, जो और अच्छा तरीके से गवर्न करने की है, प्रशासन को चलाने की है, बजाय इसके प्रेडिसेसर के, बजाय येदुरप्पा के। लेकिन इनको ये भी करना है, क्या करना पड़ेगा?
कीप करना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा अलग अलग फैक्शंस को, अलग अलग ग्रुप्स को और इंटरेस्ट ग्रुप्स को जो कि रखते थे स्वे को, प्रभाव को प्रीवियस ग्रुप के अंदर, उनको हैप्पी भी रखना पड़ेगा। तो येदियुरप्पा से अच्छा काम करेगा तभी इसको सीएम बनने देंगे। और साथ ही साथ येदियुरप्पा को गुस्सा भी नहीं करना है ना, येदियुरप्पा के समर्थकों को भी गुस्सा नहीं दिलाना, अच्छा काम भी करना है और उनके साथ में अच्छा बना करके भी रखना है। ये दोनों काम इस आदमी को करने पड़ेंगे, समझ गए। ही की वर्ब हैज़ टू, दो काम करने हैं, हैज़ टू डिमॉन्स्ट्रेट और हैज़ टू कीप। दूसरी बात टू को नहीं लगाया, बट कंजंक्शन के बाद में टू को ओमिट किया हुआ है। दैट की वर्ब है हेल्ड, इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, डोमिनेशन, आपका प्रभाव। फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप्स, पाले, अलग अलग समुदाय, है ना। चलो, कह रहा ही हैज़ टू डिलीवर ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड ऑन द वन हैंड and also balance his own personal convictions with the requirements of Hindutva politics, into which he converted as late as 2008 at the age of 48। एक और चैलेंज है इसके सामने, इसको डिलीवर ऑन करना पड़ेगा। ये बोमई को डिलीवर ऑन करने का मतलब है किसी चीज़ को फुलफिल करना, किसी वादे को पूरा करना या किसी आशा पे खरा उतरना, समझ गए ना, डिलीवर ऑन करना। इस आदमी को खरा उतरना पड़ेगा उन प्रायोरिटीज़ पे, उन प्राथमिकताओं पे, और किसकी, जो है भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड की। जिन लोगों ने कुर्सी पे बिठाया है उनकी प्रायोरिटीज़ को तो पूरा करना ही पड़ेगा। और कब, एक तरफ तो ऑन द वन हैंड। अच्छा, दूसरी तरफ क्या करना है, दूसरी तरफ इसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने खुद के कॉन्विक्शंस को, अपने खुद के बिलीफ को। और बिलीफ किसके साथ में है, उस रिक्वायरमेंट के साथ में जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स की है, और वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स जिसमें ये कन्वर्ट हुए हैं अभी हाल ही में एज लेट एज 2008 में, 48 की एज के अंदर। तो हुआ क्या है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स का मतलब है हिंदुत्व को आगे रखना, हिंदुइज्म को डोमिनेट जो है रिलीजन बनाना पूरे कंट्री के अंदर दूसरे रिलीजन्स के मुकाबले। ये आदमी जो है बमई 48 की एज में बीजेपी में हिंदुत्व पॉलिटिक्स को इसने ज्वाइन किया। मतलब ये बहुत ज़्यादा हिंदुत्व पॉलिटिक्स में बिलीफ रखते नहीं हैं, लेकिन अब इनको दोनों ही काम करने हैं, पार्टी की आला कमांड को खुश भी करना है और हिंदुत्व पॉलिटिक्स में अपने पर्सनल कन्विक्शंस को भी बैलेंस करना है। पार्टी बोलती है खूब हिंदुत्व पॉलिटिक्स करो, लेकिन इसका पर्सनल मन, अंतरात्मा कहती है कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स में मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो इन दोनों जो है ना कश्मकश के बीच में भी इस आदमी को खेलना पड़ेगा, समझ गए। ही की वर्ब है हैज़ टू, कॉन्विक्शंस मतलब बिलीफ। ही की वर्ब है कन्वर्टेड, एज लेट एज मतलब हाल ही में, है ना, बहुत ही ज़्यादा लेट, अभी 2008 में ही ये 48 की एज में हिंदुत्व पॉलिटिक्स को खेलने लगे हैं, है ना। अब आपसे एक वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ, प्रायोरिटी, इसको बोलते हैं प्राथमिकता। प्रेफरेंस बोल दो, यहाँ पे 10 सेकंड लो और मुझे बताओ प्रेफरेंस तो ठीक है, प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट में दोनों में से कौन सा सिनोनिम है प्रायोरिटी का। चलो, प्रेसिडेंस इसी का सिनोनिम है प्रायोरिटी का। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, इसको आप मिसाल भी बोलते हैं और पैरागॉन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। एक जैसे दोनों वर्ड्स दिखते हैं लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है, याद रखें। चलिए आगे बढ़े। अब मैं क्विज में पूछ लूँगा एक क्वेश्चन, वहाँ पे फिर सिर खुजाओगे, बताया था सर ने, पता नहीं क्या था, है ना, वहाँ पे पूछूंगा एक क्वेश्चन। कह रहा इवन आफ्टर taking over as the CM, Mr. Bommai spoke about his father and former CM S.R. Bommai's principled politics that he said was inspired by left leader M.N. Roy। अब ये अपने फादर के जो नक्शे कदम पे चलते हैं, इनके फादर भी सीएम रह चुके हैं इसी स्टेट के। कह रहा है यहाँ तक कि बाद में टेक ओवर करने के, चार्ज लेने के, जिम्मा संभालने का, और कब जो है सीएम का, चीफ मिनिस्टर का। तो यहाँ तक कि सीएम बनने के बाद भी बोम्मई साहब ने बात की अपने पिता के बारे में, और जो कि फॉर्मर सीएम भी है एसआर बोम्मई, है ना, इनकी प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात की, इनके नियम कायदों से भरी हुई, नैतिकता से भरी हुई राजनीति के बारे में बात की, जिसके बारे में इन्होंने बोला बोम्मई साहब ने कि वो इंस्पायर्ड थी लेफ्ट लीडर एम.एन. रॉय के द्वारा। तो सीएम बने लेकिन अपने पिता को याद किया, इनके पिता भी वहाँ के सीएम रह चुके हैं, और बोला कि मेरे पिता की पॉलिटिक्स में मैं चलूँगा जो बड़ी प्रिंसिपल्ड है, बड़े नियम कायदों से बनी हुई है, बहुत ही एथिक्स से भरी हुई है, और एम.एन. रॉय नाम के लेफ्ट लीडर से इंस्पायर्ड सारी की सारी वो पॉलिटिक्स है। अब देखो सेंटेंस बना कैसे है। बोम्मई साहब की वर्ब है स्पोक, प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स की वर्ब है वॉज इंस्पायर्ड पैसिव वॉइस में, ही की वर्ब है सेट। समझ गए ना, इस तरह से बना है। टेक ओवर करना मतलब जिम्मा संभालना, चार्ज लेना किसी चीज़ का। बड़े आगे कह रहे मिस्टर येदियुरप्पा हैज सेड इट इज़ द चीफ मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव to choose his council, but also expressed confidence that the defectors will be protected।
कह रहे येदुरप्पा साहब कह चुके हैं, हैज सेड, क्या कह चुके हैं? कह रहे ये चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है। ऊपर वर्ड आया था इम्परेटिव, यहाँ पे आया प्रेरोगेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है ड्यूटी, प्रेरोगेटिव का मतलब होता है खास आपके जो अधिकार, राइट्स। तो येदुरप्पा ने बोला है कि सीएम साहब के अधिकार हैं चूज करना अपने मंत्रिमंडल को, मैं उसमें अपनी नाक नहीं घुसाऊंगा, मैं अब सीएम नहीं बचाऊं। लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, जता दिया अपने कॉन्फिडेंस को, यकीन को, कि जो डिफेक्टर्स हैं जिनको कांग्रेस से और जेडीएस से खरीद के लाया हूँ मैं, वहाँ से मना करके बीजेपी में मिलाया है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको महफूज किया जाएगा। समझ गए ना? तो येदुरप्पा साहब का ये कहना है कि डिफेक्टर्स को सम्मान मिलेगा पार्टी में, उनको कोई भी आंच नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा भी मानना है और नए सीएम पे भी मुझे यकीन है। समझ गए? येदुरप्पा की वर्ब हैज सेड, इट की वर्ब इज। येदुरप्पा की दूसरी वर्ब एक्सप्रेस्ड, बट नाम की कंजंक्शन के बाद। ये ऐसा कह भी चुके हैं लेकिन ऐसा एक्सप्रेस भी कर चुके हैं, हैज एक्सप्रेस्ड। डिफेक्टर्स मैंने आपको बता दिया बागी होते हैं, टर्न कोट भी बोलते हैं इनको, बहुत अच्छा एक वर्ड है, मैं लिख देता हूँ। बागी लोगों के लिए जो एक पार्टी का वोट लेकर के दूसरी पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, उनको टर्न कोट भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कोट बदल लिया। आज बीजेपी का, कल कांग्रेस का, परसों जेडीएस का, है ना? जहाँ पे मिला कुछ वहीं पे जाकर के बागी हो गए। बढ़े आगे। कह रहा ऑल दिस एट अ टाइम व्हेन इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर द बीजेपीज प्लान्स फॉर हिम आर फॉर द लॉन्गर टर्म। कह रहा ये सब चुनौतियाँ इन साहब के सामने हैं, ऑल दिस एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे जब ये चीज़ अभी भी अनक्लियर बनी हुई है, साफ नहीं है हाँ कि ना, जो बीजेपी की पार्टी के जो प्लान है इस पर्सन के लिए वो अभी भी है या नहीं लॉन्गर टर्म के लिए। एक तो इतनी सारी चुनौतियाँ, ऊपर से ये भी नहीं पता कि सीएम बनूंगा या नहीं बनूंगा। पार्टी ने 5 साल के लिए बनाया या 6 महीनों के लिए बनाया, ये बात भी क्लियर नहीं है। कह रहा बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन हो गई है ना? इट की वर्ब है रिमेन्स, बीजेपी की वर्ब है आर। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। एट ए टाइम का मतलब होता है ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम। कह रहा हैविंग कम दिस फार विदाउट alienating any section within the party or his support base, it is likely that Mr. Bommai will pass the test. कह रहा इतना दूर आ चुकने के बाद, having come this far, इतना दूर आ चुकने के बाद, और कैसे? बिना एलिनेट किए, बिना पराया किए, बिना दुश्मन बनाए किसी भी सेक्शन को पार्टी के अंदर, और अपने सपोर्टर बेस को, ना तो लिंगायत कम्युनिटी में ना अपनी पार्टी में, किसी को भी दुश्मन बनाए बिना इतना दूर आ चुकने के बाद। कह रहे बहुत लाइकली है, बड़ा पॉसिबल है कि बम्बई साहब बहुत समझदार हैं और इस इम्तिहान को पास करेंगे, इस अग्नि परीक्षा से बड़े सक्सेसफुली गुजरेंगे, है ना? बहुत तेज आदमी है, अभी तक इन्होंने प्यार मोहब्बत बना के रखी है पार्टी में, तो आगे भी बना रखने में सक्षम होंगे। समझ गए? इट की वर्ब इज, एलिनेट करना आप जान गए हो, किसी को पराया करना, दुश्मन बनाना, स्ट्रेंज करना। इसका उल्टा होता है स्पाउस करना, किसी को अपना बनाना, स्पाउस करना। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फटाफट से, किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक काम हो चुकने के बाद दूसरा काम होता है। हैविंग किल्ड अ मैन द मर्डरर वॉज सेंटेंस टू डेथ। एक आदमी को किल कर देने के बाद, मार देने के बाद, खूनी को मौत की सज़ा दी गई। समझ गए? ये मर्डरर जो है ना, इसी ने इस आदमी को मारा है, ये सब्जेक्ट है, और हैविंग किल्ड नाम के जो है पार्टिसिपल का भी सब्जेक्ट है। हैविंग किल्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि पहले आदमी को मारा है और फिर इसको मौत की सज़ा मिली है। एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको देखो ध्यान से। हैविंग बीटन बाय अ क्रिमिनल द विक्टिम रीच्ड पुलिस स्टेशन टू फाइल एन एफआईआर। मार खाने के बाद एक क्रिमिनल से, एक अपराधी से, जो विक्टिम था, जो शिकार था, वो पहुंचा पुलिस स्टेशन में एफआईआर को फाइल करने के लिए। तो इसका पड़ोसी होगा बदमाश, उसने इसको पीट दिया। अब जैसे ही पिटा, पुलिस स्टेशन पहुंचा कि एफआईआर करके आता हूँ। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है भाई? विक्टिम को मारा गया है, विक्टिम ने किसी को मारा है क्या? भाई विक्टिम तो मार खा के आया है इस क्रिमिनल से, बाय भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हैविंग बीटन नहीं आ सकता। यहाँ पे एक्टिव फॉर्म नहीं, पैसिव फॉर्म चाहिए। और पैसिव फॉर्म क्या होती है? आपको बी फैमिली की वर्ब तो चाहिए ही पैसिव में, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वी फैमिली की थर्ड फॉर्म लगा दो बीच के अंदर, हैविंग बीन बीटन बाय अ क्रिमिनल। तो याद रखें, परफेक्ट पार्टिसिपल को एक्टिव और पैसिव दोनों में यूज़ करना आना चाहिए। अगर विक्टिम को मार पड़ी है तो हैविंग बीन बीटन लिखो, लेकिन मर्डरर ने अगर खून किया है तब हैविंग किल्ड लिखो। अगर डूअर हो तब एक्टिव, अगर एक्शन का रिसीवर हो तब पैसिव। समझ गए? ज़्यादा जानकारी के लिए पार्टिसिपल वाली वीडियो देखें, आधे पौने घंटे में डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। चलिए इसी के साथ अब फटाफट से अपने क्विज पे आ जाओ। कुछ लोग बोलते हैं सर आप क्विज करवाते नहीं हो,
सब कुछ मैं कर दूंगा तो आप क्या करोगे यार? कुछ नहीं करोगे आप, मुझे पता है। वीडियो देख करके शांति से सो जाओगे, है ना? ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, हिंट्स से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और वो क्विज को सॉल्व करवाने जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको हैविंग और हैविंग बीन के बीच का डिफरेंस निकालना है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो मैंने बताया था, एक्टिव या पैसिव कैसे यूज़ करोगे इस जो है ब्लैंक के अंदर। सेकंड वाले में आपको स्पाउस, एस्ट्रेंज, एलिनेट, इनमें से करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है यहाँ पे इस वाले के अंदर। तीनों का चारों का मीनिंग आप जान गए हो। स्पाउस करना, एस्ट्रेंज करना, एलिनेट करना क्या होता है। अब यहाँ पे आपको विद अ व्यू टू के बाद में करेक्ट वाली फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना है। गेटिंग रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ कौन सी होती है? ऑफ में ओ डबल एफ लगता है या सिंगल एफ लगता है? ऑफ लगाना ज़रूरी है या नहीं लगाना? तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना? कब डबल एफ कब सिंगल एफ लगेगा, तो वहाँ पे चूज़ करो। और यहाँ वाले में आपको चूज़ करना है प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट के बीच में, या स्टेड फास्ट या हे डे के बीच में एक वर्ड को। चारों वर्ड का आप मीनिंग जानते हो। स्टेड फास्ट मतलब जिद्दी, हे डे मतलब आपका प्राइम, प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट के बीच में कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर चुका हूँ, है ना? तो ये सारी हिंट्स आपको मिल गई हैं। लास्ट वाले में आपको एक एरर मिलेगी, बहुत अच्छी एरर है। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में है इसी वीडियो के। अभी फर्स्ट कमेंट में जाओ, सारे आंसर्स आपको हिंट्स के साथ में मिलेंगे सॉल्व किया हुआ। आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना मुझे। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। अंटिल देन साइनिंग आउट।